रितिका निशिका को कहती है कि एक काम करते हैं, आज किसी होटल में स्टे कर लेते हैं और कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। निशिका, यार ये तो बैठे बिठाए प्रॉब्लम हो गई है, और उस ब्रोकर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों बातें करते हुए जैसे ही अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी उन्हें कोई आवाज़ देता है। रितिका मुड़कर देखती है तो वो हैरान होते हुए कहती है, आदित्य जी, आप यहाँ? आपको तो घर पर होना चाहिए ना, अन्नू के पास। उसे आपकी ज़रूरत है। आदित्य उनके पास आकर कहता है, आपका फ़ोन रह गया था, वही देने आया था। पर आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? रितिका कुछ कहती उससे पहले ही निशिका शुरू हो जाती है। अब क्या बताएं आपको आदित्य जी, ऐसा कमीना ब्रोकर आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। हमें कहा कि यह फ्लैट सेल के लिए है, जबकि ऑलरेडी किसी और का था। अब वो लोग आ गए हैं तो हम वहाँ नहीं रुक सकते हैं। रितिका कहती है, इट्स ओके, वैसे भी आज की ही प्रॉब्लम है, कल हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। एंड सॉरी, आपको इतनी दूर आना पड़ा मेरा फ़ोन रिटर्न करने के लिए। आदित्य कहता है, नॉट ए बिग डील, पर एक बात बता दूं, यहाँ आपको इजली कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिलेगा, और इतने दिन होटल में आपका रहना सही भी नहीं है। निशिका, तो हम क्या करेंगे रिट्स? आदित्य, एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे घर चलिए, वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। रितिका, नहीं आदित्य जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई एक दो दिन की बात तो है नहीं, इट्स 3 to 4 months। और आपकी फैमिली को अच्छा लगे ना लगे, सो हम मैनेज कर लेंगे। आदित्य, हाँ तो एक काम करते हैं, आप फ्लैट ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब तक कोई अच्छा फ्लैट आपको मिले नहीं, आप तब तक हमारे यहाँ रह लीजिए। निशिका रितिका को कहती है, चल ले रिट्स, वैसे भी फैमिली अच्छी है और सेफ भी है। रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है। और वो दोनों अपना सामान लेकर आदित्य के घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं अनु नींद से उठ गई थी। जब उसे रितिका और आदित्य दोनों नहीं दिखे तो वो बहुत रोने लगी थी, क्योंकि आज के हादसे से वो बहुत डर भी गई थी। रोमा उसे संभाल रही थी। अनु, बुआ आप प्लीज मम्मा को फोन कीजिए ना। रोमा, हाँ बेटा, मम्मा यहीं कहीं हैं, अभी आती हैं। आकृति जी मन में सोचती हैं, अजीब संजोग है, उस लड़की का इंडिया आना, अन्नू का उससे मिलना, उसे माँ मानना। कितना अच्छा हो अगर यह बात सच हो जाए। लड़की भी अच्छी है, संस्कारी है, पर यह शायद एक सपना है। वो भला क्यों एक बच्चे के बाप को अपनाएगी, और एक बच्ची को जो उसकी अपनी ना हो। फिर वो अन्नू के पास जाकर कहती हैं, अन्नू पापा अभी आते होंगे, तब तक तुम कुछ खा लो। अन्नू, नहीं दादी प्लीज, पहले मम्मा आ जाए, फिर मैं खाना खा लूंगी पक्का। आकृति जी कुछ कहती उससे पहले ही अरनिका जी की आवाज आती है, ये लड़की फिर आ गई। सब उस तरफ देखने लगते हैं। सामने रितिका, निशिका और आदित्य खड़े थे। ये देखकर अन्नू चिल्लाते हुए कहती है, मम्मा। और वो रितिका के पास जाकर उसके गले लगते हुए कहती है, आप फिर मुझे छोड़कर चले गई थी। रितिका घुटने के बल बैठकर कहती है, बेटा मुझे कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, अब अंदर चलें? अन्नू, यस मम्मा। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जैसे ही अंदर आने लगते हैं, दरवाजे पर लगी तोरण रितिका और आदित्य के ऊपर गिर जाती है। रितिका और आदित्य देखते हैं तो तोरण उन दोनों के गले में लटकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर आदित्य अपने गले से तोरण निकालने लगता है। रितिका भी उसे निकाल रही थी, और कुछ देर में वो उसे निकाल कर अंदर आ जाते हैं। अनिका जी मन में कहती हैं, लो, आते ही इसने कांड कर दिया। फिर वो कहती है, लगता है इन दोनों को ये घर ज़्यादा ही पसंद आ गया है, कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रही हैं ये दोनों अन्नू के जन्मदिन के बाद। रितिका और निशिका दोनों समझ रहे थे कि यह इशारा उनकी तरफ था। रितिका मुस्कुराकर कहती है, सही कहा आंटी जी आपने। एक्चुअली मुझे ये घर और यहाँ के लोग बहुत पसंद है, और देखिए बाबा जी की मेहर से मुझे बार बार आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। अर्निका जी जब ये सुनती हैं तो उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, पर वो सिर्फ मुस्कुरा देती है। सरमन जी कहते हैं, बेटा जी आप यहाँ, सब ठीक है ना? आदित्य उन्हें सब बता देता है और कहता है, पापा वैसे भी हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं, तो अगर ये यहीं रहेंगी तो हमें भी हर काम में आसानी होगी, और मुझे उन्हें होटल के लिए भेजना ठीक नहीं लग रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, बिल्कुल सही किया पुत्र। तो सब देखते हैं तो वहाँ हरमन जी खड़े थे। वो आगे आकर कहते हैं, बेटा ये हमारे यहाँ मेहमान हैं, इनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है।
और वैसे भी इस बच्ची का तो अब हमारे ऊपर एहसान है। इसने हमारी अन्नू को जो सही सलामत हमारे पास लाया है। आज से आप दोनों यही रहेंगी जब तक यह प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। रितिका कहती है, पर दारजी इतना वक्त यहाँ। हरमन जी कहते हैं, पुत्र मैं एक ही गल जानता हूँ कि बहुत नेक बच्ची हो तुम, आगे समझदार हो तुम। रितिका मुस्कुराकर कहती है, जी दारजी। अनु, बड़े दादू मम्मा मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगी ना? हरमन जी, जैसी तेरी ख्वाहिश पुत्र। फिर वो रितिका को कहते हैं, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रितिका, नहीं बिल्कुल नहीं दारजी। फिर आदित्य शंभू से कहकर रितिका का सामान अन्नू के कमरे में और निशिका का गेस्ट रूम में रखवा देता है। दोनों फ्रेश होने ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अनु रितिका की गोद में सो रही थी। वहीं रितिका भी उसे सुलाकर अबनव जी से बात करके वहीं बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे अपने पास किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो देखती है तो आदित्य खड़ा था। वो कहती है, आप यहाँ, कुछ काम था? आदित्य कहता है, थैंक यू रितिका जी। यह सुनकर वो कहती है, क्यों? आदित्य, जो आपने मेरी अन्नू के लिए किया और अब भी जो कर रही हैं उसके लिए। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कह सकती हैं। रितिका, उस हिसाब से थैंक यू तो मुझे भी आपको कहना चाहिए। आप नहीं होते तो शायद उस दिन जंगल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी आपने मेरी और निसी की हेल्प की। आदित्य, इट्स ओके, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। और वो चला जाता है। रितिका भी अंदर आकर बेड पर लेट जाती है। वो आंखें बंद करती है तो उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। वो आंखें खोलते हुए कहती है, ये क्या था? शायद अभी उनसे बात हुई इसलिए मुझे उनका चेहरा दिखा होगा। फिर वो आंखें बंद करके सोने लगती है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। आधी रात को आदित्य उनके रूम में आता है क्योंकि उसे अन्नू के बिना नींद नहीं आ रही थी। वो देखता है कि अन्नू और रितिका एक दूसरे को गले लगाए सुकून से सो रहे थे। वो कहता है, एक बच्ची दूसरी बच्ची के साथ सो रही है। और वो अन्नू की साइड आकर उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे बैठे बैठे वहीं नींद आ जाती है। रितिका की आंख सूरज की रोशनी पड़ने से खुलती है। वो कसमसाकर आंखें खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके सामने आदित्य का चेहरा होता है। वो उसे देखने लगती है तो उसकी नज़र आदित्य से हट नहीं पाती है। उसके माथे पर बाल लहरा रहे थे। उसने शायद ही आदित्य को अपने इतना करीब से देखा था। उसके होंठ हल्के लाल ही थे। वो मन में कहती है, कौन कहेगा कि यह 32 से 33 साल के आदमी है। फिजिकल फीचर्स के हिसाब से तो 26 से 27 के ही लगते हैं। फिर वो सर झटकते हुए कहती है, बिल्कुल बेशरम हो गई है तू रिट्स। फिर वो उठने लगती है पर वो उठ नहीं पाती। वो देखती है कि आदित्य उसकी कमर पर हाथ रखे हुए था। यह देखकर रितिका की दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। वो उसका हाथ हटाने लगती है। तभी आदित्य नींद से उठता है। वो देखता है कि रितिका उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। वो झट से अपना हाथ हटाकर उठने लगता है। वो कहता है, सॉरी। और वो बिना रुके वहां से चला जाता है। वहीं रितिका भी उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो भी नहाकर आती है। तब तक अन्नू भी रूम में आ गई थी। वो उसे तैयार करके नीचे ले आती है। आदित्य, जो खुद भी रेडी होकर नीचे आ गया था, वो रितिका को कहता है, आपने क्यों तकलीफ की? मैं रेडी कर देता अन्नू को। रितिका, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए ये सब करना। फिर वो उसे नाश्ता करवाने लगती है। निशिका जी उसके पास वाली चेयर पर बैठी थी। वो धीरे से उसके कान में कहती है, यार रिट्स, मैं इतना हैवी खाना नहीं खा सकती। रितिका, निशी, थोड़े दिन एडजस्ट कर ले, फिर हम लोग खुद बना लेंगे। पर अभी इन लोगों ने इतने प्यार से सर्व किया है, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। निशिका, हाँ सही कह रही है तू। फिर वो नाश्ता करने लगती है। उसके बाद अन्नू को स्कूल छोड़कर रितिका और आदित्य ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। रितिका और अन्नू की बॉन्डिंग इन दिनों बहुत अच्छी हो गई थी। कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। वहीं आदित्य कहीं ना कहीं खुश भी था और दुखी भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अन्नू रितिका से अटैचमेंट बढ़ाकर गलत कर रही है। एक दिन अन्नू स्कूल से आकर अपने रूम में बैठी थी। तभी रितिका जी ऑफिस से आई थी। वो उसे देखकर उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ? हमारी क्यूटी को इतना अपसेट क्यों हो आप? अनु, मम्मा। और वो उसके गले लग जाती है। ये देखकर रितिका भी थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है, क्या हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अन्नू कहती है,
मम्मा, हमारे स्कूल में एक डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें सब बच्चों के पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। मेरी क्लास में सबके पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर पापा ने मना कर दिया है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी इसमें पार्टिसिपेट करो। प्लीज़ मम्मा, पापा को मनाओ ना। रितिका यह सुनकर कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती है, बेटा हम बाद में देखते हैं, अभी आप खाना खा लो पहले। अन्नू, ओके मम्मा। और वो नीचे चली जाती है। रितिका आदित्य के रूम में जाने लगती है। वो गेट नॉक करती है पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो धीरे से गेट खोलती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो रूम को देखने लगती है। रूम क्रीमिश कलर का था और बहुत सोबर था। वो देखती है कि दीवार पर आदित्य और विभा की एक फोटो लगी थी, जिसमें आदित्य ने विभा को पीछे से पकड़ रखा था। रितिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और कहती है, कितनी सुंदर थी है। तभी अन्नू भी इतनी प्यारी है। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है। वो देखती है कि आदित्य अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आ रहा था। वो उसे देखकर कहता है, आप यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? रितिका कहती है, वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। आदित्य कहता है, जी बोलिए। रितिका, एक्चुअली अन्नू बहुत अपसेट थी। उसने कंपटीशन वाली बात बताई मुझे आपको। वो आगे कुछ कहती तभी आदित्य कहता है, देखिए रितिका जी, आप जो भी कह रही हैं और कर रही हैं वो हो सकता है सही हो, पर प्लीज़ आप इस मैटर में मत पड़िए। ये मेरे और अन्नू के बीच की बात है। मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी वो जो जिद कर रही है वो सही नहीं है। स्कूल में उसके पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। आप कहीं भूल तो नहीं गई कि आप सच में उसकी माँ नहीं है? यह सुनकर रितिका को बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं इस घर की सदस्य नहीं, एक मेहमान हूँ। और मेहमानों को बीच में अपनी राय देने का कोई हक नहीं होता है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और वो वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य बेड पर बैठते हुए सोचने लगता है, क्या मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया? वो तो अन्नू की चिंता से ही मेरे पास आई थी। फिर वो नीचे चला जाता है। नीचे सब थे पर रितिका नहीं थी। हरमन जी कहते हैं, रितिका क्यों नहीं है आज? शंभू से बुलाकर ले आओ। निशिका कहती है, अंकल जी, वो रिट्स नहीं आएगी। वो थोड़ा काम कर रही है। मैं उसका खाना रूम में ले जाऊंगी। हरमन जी, चलो कोई बात नहीं, पर कल से उसे कहना सबके साथ ही खाना खाए। निशिका सिर्फ हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर वो खाना खाकर ऊपर रूम की ओर बढ़ जाती है। रितिका रूम में बैठी हुई आदित्य की बातों को सोच रही थी। वो कहती है, वो सही ही कह रहे हैं। मुझे उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कोशिश करके यहाँ से चले जाना चाहिए। निशिका अंदर आकर कहती है, रिट्स, तेरी गलती नहीं है। तेरा नेचर ही ऐसा है कि तू ना चाहते हुए भी सबके बारे में सोचती है। और वैसे भी हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। आज आदित्य जी का जैसा बर्ताव था तुझे लेकर, वो ठीक नहीं है। रितिका, हाँ तू सही कह रही है। मैं ट्राई करती हूँ। पर इन सबसे अनजान कोई उनकी बातें रूम के बाहर खड़ा सुन रहा था। वो कोई और नहीं, आकृति जी थी। वो ये सब सुनकर कहती हैं, हमारा आदित्य ऐसा कैसे हो गया है? मुझे उससे बात करनी चाहिए। और वो आदित्य के रूम की ओर चली जाती हैं। आदित्य अपने कमरे में बैठा आज की बातों को सोच रहा था। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने आकृति जी खड़ी थी। वो कहता है, माँ आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? आकृति जी अंदर आकर बेड पर बैठते हुए कहती हैं, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। आदित्य उनके पास बैठते हुए कहता है, जी माँ बताइए ना। आकृति जी कहती हैं, बेटा तुम जानते हो जिंदगी में अच्छे लोगों से ज़्यादा हमें बुरे और मतलबी लोग मिलते हैं। और जो अच्छे होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते हैं। जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तब जाकर हमें उनकी कदर समझ में आती है। आदित्य कहता है, क्या हुआ है माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? आकृति जी एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटा रितिका बहुत अच्छी है। वो जितना हमारे और अन्नू के लिए कर रही है, शायद ही उतना प्यार और केयर अन्नू को अभी तक तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं दी होगी। तुमने आज जिस तरीके से रितिका से बात की है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो अन्नू की चिंता करती है इसलिए वो तुमसे बात करने आई, वरना अन्नू खुश रहे या उदास उसे क्या फर्क पड़ रहा है। वो यहाँ से जाने के बारे में सोच रही है क्योंकि तुमने उसे बहुत पराया फील करवाया है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी
मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रितिका कहीं ना कहीं उसकी माँ बन रही है, जो तुम्हें इनसिक्योर फील करवा रहा है। यह सुनकर आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगता है, क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सच थी कि वो इस बात की वजह से ही इनसिक्योर फील कर रहा था। उसकी हैरानी देखकर आकृति जी कहती हैं, बेटा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हो सके तो मेरी बात पर गौर करना। और वो उसके सर पर हाथ फेर कर चली जाती हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद आदित्य अन्नू के रूम में जाता है। वो देखता है कि अन्नू बेड पर लेटी हुई थी। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ तो कोई हमसे नाराज है? अन्नू उसकी तरफ देखकर कहती है, पापा अन्नू आपसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। और वो उसके गले लग जाती है। आदित्य देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सुबह जब अन्नू को उसने ये बात समझाई थी तो वो बहुत नाराज हो गई थी। वो उससे कहता है, चलो आज पापा आपको सुलाएंगे। अन्नू, यस पापा। और वो उसकी गोद में लेट जाती है। आदित्य उसे धीरे धीरे सुलाने लगता है। कुछ देर बाद अन्नू को सुलाने के बाद वो उसे धीरे से लिटाकर उसके माथे पर किस करके उठ जाता है। वो रूम से बाहर जा ही रहा था, तभी वो दरवाजे से आती रितिका से एकदम से टकरा जाता है, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। आदित्य नीचे गिरा था और रितिका उसके ऊपर। रितिका ने उसे कंधे को पकड़ा हुआ था, वहीं आदित्य ने भी उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। आदित्य की नज़र जब रितिका से मिलती है तो वो उसकी भूरी आंखों में खो ही जाता है। वहीं रितिका जो उठने की कोशिश कर रही थी, वो आदित्य को हिलाकर कहती है, उठिए। तब कहीं जाकर आदित्य का ध्यान रितिका से हटता है। वो उसे उठने में हेल्प करता है और खुद भी उठ जाता है। रितिका उसे देखे बिना रूम में चली जाती है। आदित्य कहता है, शायद माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और वो अपने रूम में चले जाता है। अगले दिन आदित्य और रितिका अन्नू को स्कूल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए थे। दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों को एक साथ एक मैसेज आता है। रितिका उस मैसेज को कोई रैंडम मैसेज समझकर इग्नोर कर देती है, पर आदित्य देखकर शॉक्ड होकर कहता है, ये सब क्या है? ये किसने किया? रितिका जो एक फाइल पढ़ने में बिजी थी, वो कहती है, सब ठीक है आदित्य जी। आदित्य उसे वो मैसेज दिखाता है। रितिका उससे फोन लेकर देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये सब कैसे? आदित्य कहता है, एक बार आप अपना फोन चेक कीजिए। रितिका जल्दी से अपना फोन निकाल कर चेक करती है। फिर वो आदित्य की तरफ देखकर कहती है, सेम है। आदित्य कहता है, चलिए घर चलते हैं, इसका जवाब हमें घर पर ही मिलेगा। वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों अन्नू के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अन्नू अपने टॉय से खेल रही थी। रितिका उसके पास जाकर कहती है, अन्नू। अन्नू जब रितिका की आवाज़ सुनती है तो वो कहती है, मम्मा आज आप जल्दी आ गए। रितिका अपना मोबाइल निकाल कर कहती है, बेटा आपने उस कंपटीशन में मेरा और अपने पापा का नाम लिखवाया है? अन्नू, यस मम्मा, टीचर ने कहा था कि वो सब पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगी कि प्रैक्टिस के लिए कब आना है। आदित्य, अन्नू मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आपने हमारा नाम वहाँ लिखवा दिया। अनु, पापा मम्मा, वहाँ पर सबके मम्मी पापा डांस के लिए आएंगे, इसलिए मैंने आपका भी नाम लिखवा दिया। यस, अब मेरे भी मम्मी पापा डांस करेंगे और देखना आप दोनों ही जीतोगे। और वो खुश होते हुए नीचे चली जाती है। आदित्य कहता है, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ और अभी नेम कैंसिल करवा देता हूँ। और वो उन्हें फ़ोन लगाने लगता है। आदित्य फ़ोन लगाते हुए कहता है, हेलो प्रिंसिपल सर, मैं आदित्य शेरगिल बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली आपके यहाँ जो कंपटीशन होने वाला है, मुझे अपना नाम उसमें से हटवाना है। अनु ने गलती से हमारा नाम लिखवा दिया है। प्रिंसिपल, हेलो मिस्टर शेरगिल, आई एम सॉरी। हम अब नाम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लिस्ट बाकी गेट्स को ऑलरेडी फॉरवर्ड हो गई है। सो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आदित्य कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रखते हुए बेड पर बैठ जाता है। रितिका, क्या हुआ? नाम कैंसिल हो गया ना? आदित्य, नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि लिस्ट आगे जा चुकी है। और वो दोनों वहीं बैठे आगे की सिचुएशन के बारे में सोचने लगते हैं। आदित्य और रितिका वहां बैठे इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद रितिका कहती है, आदित्य जी, आई थिंक अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि लिस्ट से नाम विड्रॉ नहीं हो सकता। और अगर हम नहीं जाते हैं तो अनु बहुत हर्ट होगी। आदित्य, सो व्हाट डू यू मीन, कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें? रितिका, और कोई ऑप्शन है हमारे पास? आदित्य कुछ नहीं कहता। तभी रोमा आती है और कहती है, भाई रितिका, आपको नीचे दादू बुला रहे हैं। फिर तीनों नीचे आ जाते हैं। हरमन जी,
उत्तर, ये सब क्या है? आप दोनों डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपने बताया भी नहीं। अभी जब अन्नू नीचे आई तो हमें पता चला। आदित्य, नहीं दादू, दरअसल ये सब अन्नू की ही शैतानी है, और वो उन्हें बताता है कि किस तरह से। अन्नू ने उनका नाम लिखवाया और अब लिस्ट बनने के बाद वो नाम वापस नहीं ले सकते। हरमन जी, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अर्निका जी, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, आफत है, बिल्कुल। देख लिया आपने, आते ही हमारी अन्नू को बहलाकर अपनी तरफ कर लिया, और अब ये धीरे धीरे इस घर में बसने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर निशिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, जबान संभाल कर आंटी जी, आपके कहने का क्या मतलब है? ये सब रिट्स ने किया है। अर्निका जी, और नहीं तो क्या, वरना उतने वक्त में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। निशिका कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य कहता है, बस कीजिए चाची, बिना जाने आप हर वक्त कुछ भी मत बोला कीजिए। जो भी हुआ वो अन्नू की शैतानी की वजह से हुआ, ना कि रितिका जी की वजह से। और दूसरी बात, उनसे इस तरीके से बात मत कीजिए। वो हमारे यहाँ कोई मेहमान या बाहर वाली नहीं है, बल्कि एक सदस्य की तरह है। यह सुनकर रितिका आदित्य की तरफ देखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जो आदित्य उसे कल उनके बीच में न बोलने के लिए बोल रहा था, आज वो उसके लिए अपने परिवार के आगे खड़ा होकर बोल रहा है। हरमन जी कहते हैं, अब जो हुआ उसे छोड़ो। फिर वो रितिका की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा क्या तुम आदित्य के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लोगी? रितिका, परदार जी, क्या ये सही है? सबको पता चलने के बाद हम क्या करेंगे? सब मुझे अन्नू की माँ के साथ आदित्य जी की वाइफ भी कंसीडर करेंगे। हरमन जी, पुत्र, अन्नू के जन्मदिन पर बहुत लोगों के मन में ये अंदेशा हुआ है, और अन्नू ने अपने स्कूल में भी काफी लोगों को बताया है। इसलिए हमने सोचा है कि कुछ वक्त बाद हम सबको ये बात अपने तरीके से समझा देंगे कि तुम और आदित्य शादी करने वाले थे, पर कुछ कारणों की वजह से हमने इस शादी को रद्द कर दिया। इससे ये मामला अपने आप आगे जाकर सही हो जाएगा। बेटा तुम कुछ वक्त के लिए ये सब कर दो, इससे हमारे परिवार की इज्जत भी रह जाएगी। रितिका परेशानी से कहती है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, और वो ऊपर अपने रूम में चली जाती है। निशिका भी उसके पीछे चली जाती है। अनिका जी कहती हैं, बाबू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस लड़की को इतनी सह दे रहे हैं, आप गलत। वो आगे कुछ कहती, तभी हरमन जी उसकी ओर हाथ दिखाकर कहते हैं, अर्निका, हद में रहो अपनी। मैं देख रहा हूँ कि जब से रितिका इस घर में आई है तुम उसके पीछे पड़ी हो। ये आखिरी चेतावनी है तुम्हें। बेहतर होगा कि तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। अर्निका जी अपनी इतनी इंसल्ट सुनकर गुस्से से अपने रूम में चली जाती हैं। रूम में जाकर वो तोड़फोड़ करने लगती हैं और कहती हैं, बाबू जी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, वो भी उस केवल कल की आई लड़की के लिए। नहीं, मैं फिर से किसी को अपनी जगह नहीं बनाने दूंगी, ना इस घर में और ना ही आदित्य की जिंदगी में। रितिका खन्ना, तैयार हो जाओ, इस घर से तुम्हारी विदाई जल्द होने वाली है। वहीं आदित्य हरमन जी से कहता है, दादू, ये सब हम क्यों और किस लिए कर रहे हैं? और रितिका जी, ये जो भी हो रहा है इसमें हम क्यों उन्हें घसीट रहे हैं? मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और वो जाने लगता है। तभी हरमन जी कहते हैं, जाने से पहले अन्नू को क्या जवाब दोगे, ये तो बताते जाओ। अन्नू को छोड़ो, बाहर बाकी लोगों को क्या जवाब दोगे? ये एक कंपटीशन है, कुछ वक्त की बात है। ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हमने फिर कुछ किया तो शायद बात और बिगड़े। अन्नू के स्कूल में लगभग हर कोई है जो इस परिवार को जानता है। स्कूल में सब यही समझेंगे कि हम झूठे हैं। गलत है। इसलिए बेहतर होगा कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही करो। रितिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। निशिका उसके पास आकर कहती है, रिट्स, तू कहीं ये करने की सोच तो नहीं रही है ना? देख, ये जो भी है इनकी प्रॉब्लम है, ना कि हमारी। और तूने देखा ना, उनकी चाची ने हमारी कितनी इंसल्ट की। तू ये नहीं करेगी, इट्स फाइनल। रितिका कहती है, निस तू भूल गई आदित्य जी और उनके परिवार ने हमारे लिए क्या किया है। याद कर, जब हमें फ्लैट से निकलना पड़ा था तब आदित्य जी ही थे जिनकी वजह से हम आज एक सेफ प्लेस पर आराम से रह रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो भी यही सोच सकते थे कि हमारा प्रॉब्लम है, उन्हें क्या करना था। देखो निस, उन्होंने हमारे लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम उनकी कोई मदद कर पाए तो यह एक पेबैक की तरह होगा। कुछ देर बाद डिस्कशन के बाद वो दोनों नीचे आते हैं। उन्हें देखकर हरमन जी कहते हैं, क्या सोचा आपने बेटा? रितिका,
अन्नू को देखती है जो हॉल में बैठी खेल रही थी। फिर वो आदित्य को देखती है जो उसे देख रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, दार जी, मैं अन्नू के लिए करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। हरमन जी, बोलो बेटा, क्या शर्त है आपकी? रितिका, इस कंपटीशन के बाद मैं और निशिका इस घर से चले जाएंगे। हम आप लोगों के लिए और अन्नू के लिए और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते। हरमन जी पहले तो इस बात के लिए मना करते हैं, पर फिर कुछ देर बाद वो कहते हैं, ठीक है पुत्र, जैसा आपको ठीक लगे। फिर वो आदित्य से बात करते हैं। पहले आदित्य खूब मना करता है, पर हरमन जी उसे अन्नू का वास्ता देकर मना लेते हैं। अगले दिन दोनों अन्नू के स्कूल जाकर कंपटीशन की बाकी डिटेल्स और प्रैक्टिस के लिए टाइम ले लेते हैं। शाम को दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं जहां प्रैक्टिस हो रही थी। वहां बैठी एक लड़की कहती है, सर मैम आप चेंज कर लीजिए। दोनों अपने कपड़े लेकर चेंज करने चले जाते हैं। वहां एक लड़का जो कि थोड़ा यंग सा था, वो सबको डांस सिखा रहा था। जैसे ही रितिका और आदित्य बाहर आते हैं, वो कहता है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मिस। रितिका कहती है, थैंक यू। आदित्य को सनी का ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा नहीं लगता। वो कुछ नहीं कहता है। फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। सन्नी जो कि डांस सिखा रहा था, वो कहता है, अब सब लड़के अपने पार्टनर की कमर पर हाथ रखिए और दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। आदित्य के हाथ ही नहीं उठ रहे थे। सनी कहता है, मिस्टर आदित्य स्टार्ट कीजिए। आदित्य धीरे से एक हाथ रितिका की कमर पर रखकर उसका एक हाथ लेकर डांस करने लगता है। एक पल को तो रितिका उसकी छुअन से सहर जाती है। वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करती है। वहीं रितिका ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा था, दूसरा उसके हाथ में था। वो आदित्य को कहती है, आदित्य जी, हम जितना नॉर्मल रहेंगे डांस उतना सही से होगा। आदित्य कहता है, हाँ। फिर दोनों अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ देर बाद सनी कहता है, अब बाकी का कल करेंगे। उसके बाद आदित्य और रितिका भी घर के लिए निकल जाते हैं। आदित्य और रितिका कार में घर जा रहे थे। वहां एकदम शांति थी। तभी आदित्य कहता है, रितिका जी थैंक यू। यह सुनकर रितिका जो खिड़की के बाहर देख रही थी, वो मुड़कर कहती है, पर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? आदित्य, आपने अन्नू के लिए और मेरी फैमिली के लिए जो किया और अभी भी कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू। रितिका, इट्स ओके, आपने भी बहुत हेल्प की है मेरी, तो बात एक ही है। आदित्य कुछ पल रुककर कहता है, आई एम सॉरी। मैंने आपको उस दिन जो भी कहा वो गलत था। मैं अन्नू को लेकर इनसिक्योर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे दूर हो रही है, इसलिए वो सब मेरे मुंह से निकल गया, जबकि आप तो अन्नू की चिंता में मुझसे बात करने आई थी। रितिका यह सुनकर कहती है, आदित्य जी, हर कोई अपने करीबी रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो ही जाता है, और आप शायद सही थे। मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ हूँ, पर अन्नू को मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप ही हैंडल कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये सब मेरे चले जाने के बाद सॉल्व हो ही जाएगा। बस इस कंपटीशन तक की ही बात है। उसके जाने की बात सुनकर ना जाने क्यों आदित्य को अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रितिका बालकनी में बैठी आज के बारे में सोच रही थी। जिस तरीके से वो दोनों डांस कर रहे थे, वो कहती है कितना सेफ टच था उनका। कोई गलत फीलिंग नहीं आई जब उन्होंने मुझे छुआ। कुछ भी कहो, है तो बिल्कुल नारियल की तरह, अंदर से नरम, बाहर से सख्त। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया पर कुछ सर्च करने लगती है। वो कहती है, काफ़ी लो प्रोफाइल रहते हैं, सिर्फ दो ही पिक्चर्स हैं, एक अन्नू के साथ और एक सिंगल। फिर वो अपना ऑफिस का कुछ काम करने लगती है। कुछ देर बाद अन्नू रूम में आकर कहती है, आप क्या कर रही हो मम्मा? रितिका कहती है, कुछ नहीं बेबी, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रही थी। आप बताओ, आपका दिन कैसा रहा आज का? अन्नू, बहुत मज़ा आया, मैंने भी डांस में पार्ट लिया है। रितिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ खाया या नहीं? अन्नू, हाँ मम्मा, मैंने नीचे सैंडविच खा लिया है। मम्मा, क्या आप मेरे सर में चंपी कर दोगी? रितिका मुस्कुराकर, अब कोई इतना क्यूटली बोलेगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फिर वो कपबोर्ड से ऑयल निकालकर अन्नू को चंपी देने लगती है। थोड़ी देर बाद आदित्य आकर कहता है, क्या कर रही है मेरी गुड़िया? अन्नू आदित्य के पास जाते हुए कहती है, पापा मैं मम्मा से चंपी करवा रही थी। मम्मा बहुत अच्छी चंपी करती हैं, आप भी करवाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। आदित्य सुनकर हड़बड़ाकर कहता है, नहीं अन्नू, मुझे काम है थोड़ा, तुम करवाओ। पर जैसे कि हमारी अन्नू है, वो कहाँ मानने वाली है।
वो आदित्य का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए बोलती है, नहीं, आपको चंपी करवानी ही होगी। मम्मा, पापा को भी चंपी कर दो प्लीज। रितिका अन्नू को देखकर फिर आदित्य को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो कहती है, अब मेरी क्यूटी कह रही है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। फिर वो हाथ में तेल लेकर धीरे धीरे आदित्य के बालों में चलाने लगती है। आदित्य महसूस कर पा रहा था कि रितिका की उंगलियां कांप रही थी। ये देखकर आदित्य मन में कहता है, विवाह भी तो ऐसे ही थी। और वो आंखें बंद कर लेता है। फ्लैशबैक। विवाह अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में कुछ कर रही थी। तभी आदित्य आकर कहता है, क्या कर रही है मेरी जान। विभा, आप आ गए। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था, वो कर रही थी। और वो डायरी रखकर आदित्य को कहती है, आपका दिन कैसा रहा आज का। आदित्य, बहुत स्ट्रेसफुल था। बहुत दर्द हो रहा है सर में। विभू, क्या तुम चंपी कर दोगी। विभा, आप बैठिए, मैं तेल लेकर आती हूँ। वो ऑयल लेकर आती है और आदित्य को नीचे बैठने को बोलती है। आदित्य नीचे बैठ जाता है और विभा उसके बालों में चंपी देने लगती है। आदित्य अचानक उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम अभी भी मुझसे शर्माती हो। विभा, नहीं तो, किसने कहा कि मैं आपसे शर्माती हूँ। आदित्य मुस्कुराकर कहता है, देखो तुम्हारी उंगलियां तक कांप रही हैं। और वो हंसने लगता है। विभा उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, आप बहुत खराब हो आदि। और वो दोनों अपनी नोक झोंक में लग जाते हैं। प्रेजेंट। आदित्य की आंख से आंसू निकल आता है। रितिका को अपने हाथ में कुछ गीला सा महसूस होता है। तो वो देखती है कि आदित्य की आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आप ठीक हैं आदित्य जी। उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य अतीत की यादों से बाहर आता है। और वो उठते हुए कहता है, ठीक हूँ। और वो वहां से चला जाता है। रितिका कहती है, कितना दर्द छिपा है इनके अंदर, जो ना बता सकते हैं ना जता सकते हैं। और वो भी उठ जाती है। अगले दिन वो लोग स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे। आदित्य और रितिका से एक स्टेप प्रॉपरली नहीं हो रहा था। सनी कहता है, नहीं सर, ऐसे नहीं, आप गलत कर रहे हैं। फिर वो रितिका के पास आकर बोलता है, कम मैम, एक बार मैं करके बताता हूँ, फिर आप कर लीजिए। रितिका को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि बहुत देर से स्टेप दोनों से नहीं हो रहा था। वो कहती है, जी। फिर वो उसके साथ वो स्टेप करने लगती है। आदित्य ये देख रहा होता है। सन्नी का एक हाथ रितिका के पेट पर था, वहीं दूसरा हाथ उसके हाथ पर था। और रितिका की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। रितिका ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही थी कि उसका शरीर सन्नी के शरीर से टच ना हो। वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। यह बात आदित्य नोट कर रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सन्नी के पास जाकर कहता है, हमें समझ आ गया है। और वो रितिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साइड कर लेता है। सन्नी, ओके, अब आगे के स्टेप करते हैं। आदित्य डांस करते वक्त रितिका से कहता है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मना कर सकती हैं। ऐसे लड़कों को तो मौका चाहिए लड़की को छूने का। रितिका, अब डांस बिना छुए तो नहीं हो सकता है ना। कैसे मना करूं उन्हें। आदित्य, आगे से अगर ये टच भी करे तो मना कर देना। ये मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा है। रितिका, तो डांस कैसे होगा। स्टेप्स तो अच्छे से फॉलो करने होंगे ना। आदित्य, वो मैं देख लूंगा। रितिका सिर्फ गर्दन हिला देती है। इसी तरह डांस का दिन भी आ जाता है। रितिका और आदित्य चेंजिंग रूम में तैयार हो रहे थे। आदित्य तैयार होकर बाहर आता है। उसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उस पर उसका लुक बहुत ड्रेसिंग लग रहा था। आदित्य कहता है, लड़कियां कितना टाइम लगाती हैं। और वो रितिका के चेंजिंग रूम के बाहर नॉक करता है। रितिका अंदर से, बस 5 मिनट आदित्य जी। आदित्य धीरे से पिछले आधे घंटे से ये 5 मिनट ही बोल रही है। और वो वेट करने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलता है और रितिका बाहर आती है। उसने ब्लू कलर का गाउन, उसके साथ डायमंड इयररिंग्स, हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में घड़ी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट रेड कलर की लिपस्टिक और बालों का एक मैसी बन बनाया हुआ था। आदित्य कहता है, इतना टाइम कैसे लग गया आपको। रितिका, वो ड्रेस में अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पर अब ठीक है, चलिए चलते हैं। आदित्य, हाँ। और वो दोनों बैक स्टेज चले जाते हैं। रितिका के चेहरे पर थोड़ी घबराहट और परेशानी थी। आदित्य देखकर कहता है, क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं। रितिका, वो मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है। आदित्य, जब सब अच्छे से किया है तो डर क्यों। खुद को कॉम रखिए, सब ठीक होगा। रितिका सिर्फ हाँ कहती है। कुछ देर बाद उनका नाम अनाउंस होता है।
दोनों स्टेज पर जाते हैं। वहाँ अन्नू और बाकी सब भी थे जो दूर से ही उन्हें ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। दोनों सिर्फ पलकें झपका देते हैं। वहीं अनिका जी मन में कहती हैं, रितिका यह दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। सॉन्ग प्ले होता है। आदित्य रितिका का हाथ पकड़कर एक हाथ उसकी कमर पर रखे डांस कर रहा था। वहीं रितिका भी लिरिक्स के साथ उसके साथ अच्छे से डांस कर रही थी। वो दोनों डांस कर रहे थे। तभी रितिका को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो थोड़ा घबरा जाती है। यह देखकर आदित्य धीरे से कहता है, क्या हुआ, आप ठीक है ना? रितिका, आदित्य जी, मेरी ड्रेस की जिप खुल रही है और हुक भी शायद निकल गया है। आदित्य कहता है, आपने ठीक से नहीं लगाया था क्या जिप को? रितिका उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आदित्य जी कुछ कीजिए, मेरी ड्रेस। वो हाथ छुड़ा ही रही थी कि तभी आदित्य उसकी पीठ पर हाथ रख देता है, जिससे जिप खुलने से रुक जाती है। वो उसे पीठ से घुमा देता है, जिससे आदित्य के सीने से उसकी पीठ आ जाती है। आदित्य उसे खुद के करीब करके उसकी जिप लगाने लगता है, पर वो लगी नहीं रही थी। आदित्य उसके बन को हल्के से खोल देता है, जिससे उसके बाल पीठ पर खुलकर फैल जाते हैं। वो उसकी पीठ पर हाथ रखे ही डांस करने लगता है। इसी के साथ उनका डांस खत्म हो जाता है। सब बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। दोनों थैंक यू बोलकर जल्दी से स्टेज के नीचे उतरकर बैक स्टेज चले जाते हैं। आदित्य रितिका को चेंजिंग रूम पर छोड़ देता है और खुद बाहर वेट करने लगता है। कुछ देर बाद रितिका बाहर आती है। उसने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था। वो कहता है, आर यू ओके ना? रितिका कहती है, पता नहीं कैसे, ड्रेस की जिप। और वो नजरें इधर उधर करने लगती है। उसे अनकंफर्टेबल होते देखकर आदित्य कहता है, इट्स ओके, हो जाता है। अब चलें, शायद प्राइज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रितिका कहती है, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आई। आदित्य वहां से चला जाता है। रितिका वापस चेंजिंग रूम में जाकर वो गाउन उठाकर उसकी जिप चेक करने लगती है। वो जिप को निकाल कर देखती है तो उसे कुछ चिपचिपा सा लगता है। वो ध्यान से देखती है तो जिप में ऑयल और मोम का चूरा मिक्स होकर लगा हुआ था। वो कहती है, ये क्या है? जब ड्रेस आई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, और अब जब मैंने कल चेक किया था तब भी सब ठीक था। तभी उसे आदित्य का कॉल आता है। वो पिक करते हुए कहती है, जी आदित्य जी, मैं आ रही हूँ। और वो गाउन रख वहां से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अन्नू आदित्य और रितिका के बीच में बैठी थी। वो कहती है, पापा मम्मा, आपने बहुत सुंदर डांस किया, देखना आप ही जीतोगे। रितिका कहती है, हम जीते या ना जीते, आप जरूर जीतोगी। और वो उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है। सबसे पहले थर्ड प्राइज दिया गया था, जो मिस्टर एंड मिसेस आहूजा को मिला था। दूसरा प्राइज मिला था मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को। अब बारी थी फर्स्ट प्राइज की। वहाँ के प्रिंसिपल बोलना शुरू करते हैं, यह हमारे कॉलेज का और इस सिटी का सबसे बड़ा इवेंट है। हमें खुशी है कि सभी पेरेंट्स ने इसमें बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट किया है। अब बारी है हमारे फर्स्ट प्राइज की, जिसे सबने बहुत पसंद किया। तो द विनर इज अनु आदित्य और रितिका का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज बाबा जी, मेरे मम्मा और पापा जी जीते। तभी आवाज आती है, विनर इज मिस्टर शेरगिल एंड मिसेस शेरगिल। ये सुनते ही सब खूब तालियां बजाने लगते हैं। अन्नू कहती है, ये मेरे मम्मा पापा जीत गए। बाकी सभी उन्हें जीतने की बधाई देते हैं। रितिका अन्नू को गोद में उठाते हुए कहती है, चलें प्रिंसेस, क्योंकि ये प्राइज हमसे पहले आपका है। फिर वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। वहाँ के चीफ गेस्ट उन्हें अवार्ड देते हैं। उसके बाद फोटोग्राफर कहता है, मैम सर एक फ़ोटो। दोनों स्माइल करते हैं। तो वो आदमी कहता है, सर आप मैम के थोड़ा पास हो जाइए और उनके शोल्डर पर हाथ रखिए। आदित्य रितिका को देखता है, मानो वो इजाज़त मांग रहा हो। रितिका सिर्फ पलके झपका देती है। आदित्य अपना राइट हैंड रितिका के कंधे पर रख देता है। उसके बाद दोनों फोटो क्लिक करवाकर स्टेज से नीचे आ जाते हैं। अनु, पापा मम्मा, चलो ना हम पार्टी करते हैं, आज हम विनर हुए ना। सरमन जी, बेटा जाओ, तुम रितिका और अन्नू को ले जाओ, थोड़ी देर घुमाकर ले आओ। अन्नू का भी मन है और रितिका भी इसी बहाने घूम लेगी। रितिका मना करना तो चाह रही थी, पर वो अन्नू के चेहरे की खुशी को देखकर मना नहीं कर पाती है। उसके बाद तीनों घूमने निकल जाते हैं और बाकी सब घर के लिए निकल जाते हैं। अन्नू कार में पीछे बैठी थी। वो कहती है, पापा चलो ना, हम सबसे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। आदित्य कार रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा देता है।
पार्किंग में पहुंचकर वो रितिका और अन्नू को आगे चलने का कहकर खुद कार पार्क करने चला जाता है। तीनों अपने लिए खाना ऑर्डर कर देते हैं। अन्नू तो खाने में बिजी थी। आदित्य कहता है, एक बात कहूँ आपसे? रितिका कहती है, जी कहिए ना। आदित्य, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। यह सुनकर रितिका आदित्य को देखती है। वो आगे कहता है, आपने एक प्रोफेशनल रिलेशन को भी पर्सनल तरीके से बहुत अच्छे से हैंडल किया है। लगता ही नहीं है कि आप विदेश में पली बड़ी हैं। रितिका कहती है, हाँ, थैंक्स तारीफ के लिए, पर आपने भी मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया मुझे। वरना आप हमें जानते ही कितना थे। उसके बाद भी आपने हमें अपने घर पर स्टे करना अलाउ किया है। आदित्य, तो आपको जानने की क्या ज़रूरत है? अगर आप मेरी उस बात की वजह से जा रही हैं तो आई एम सॉरी। मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था। रितिका, नो, ऐसी बात नहीं है। आपकी बात को मैं कब का भूल चुकी हूँ। आदित्य, तो आप कहीं नहीं जाएंगी? अगर आप गई तो मैं यही समझूंगा कि आप मेरी बात से नाराज होकर जा रही हैं। रितिका कहती है, ओके फाइन। फिर वो लोग खाना फिनिश करके रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। अन्नू, पापा आइसक्रीम खाने चले? आदित्य उसे बैठाते हुए कहता है, चलो मेरी प्रिंसेस। फिर वो लोग आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। अन्नू अपने लिए चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर करती है। वहीं रितिका अपने लिए चोको चिप वाला फ्लेवर ऑर्डर करती है। आदित्य ने तो मना कर दिया था कि वो नहीं खाएगा। आदित्य रितिका और अन्नू को मस्ती से खाता हुआ देखकर स्माइल करता है और कहता है, दो बच्चे एक साथ बैठे हैं। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। अन्नू तो कार में ही सो गई थी। रितिका उसे कार से धीरे से गोद में उठाकर रूम में सुला देती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है। वो आंखें बंद करती है तो उसे खुद का और आदित्य का डांस करना दिखाई देता है। वो स्माइल करते हुए कहती है, तू पागल हो गई है रिट्स। क्या सोच रही हूँ मैं भी, पर क्या करूँ, वो है ही इतने अच्छे, बिल्कुल मोम जैसे, किसी को भी पिघला दें। और वो पिलो को हक करके सो जाती है। इसी तरह दिन निकलने लगे थे। अगर कुछ बदला था तो वो था रितिका का आदित्य को लेकर सोचने का नजरिया। वो उसके लिए कंसर्न से ज्यादा खुश रखने लगी थी, पर वो इसे कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो आदित्य के बारे में सोच कर ही स्माइल करने लगती थी। उसने अन्नू और खुद के थ्रू आदित्य की पसंद नापसंद के बारे में भी जानना शुरू कर दिया था। वो कभी कभी तो खुद भी हैरान हो रही थी कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। उसने सबके साथ बहुत अच्छे से रिश्ता बना लिया था। अब तो उसे सबकी और सबको उसकी आदत हो गई थी। एक दिन रितिका तैयार हो रही थी। उसने आज ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कुर्ती पहनी थी। वो कानों में इयररिंग्स डाल रही थी कि तभी उसे अपने पीछे आदित्य खड़ा दिखाई दिया। वो कहती है, आप कब आए? आदित्य मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है, जब आप खोई हुई सी तैयार हो रही थी। वैसे आप तो वाइट कभी नहीं पहनती, फिर आज क्यों? रितिका, वो आपको पसंद है ना? और आंखें बंद करके अपनी जीभ काट लेती है। तभी उसे अपने कान के पास आदित्य की आवाज आती है, जो बहुत गहरी थी। आप बहुत सुंदर लगती हैं जब आप इंडियन लुक में होती हैं, एकदम पंजाबी कुड़ी। रितिका की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आंखें खोलने की। तभी उसे कोई हिलाता है। वो आंखें खोलकर देखती है तो सामने रोमा खड़ी थी। वो कहती है, क्या हुआ रितिका, आप ठीक है ना? वो मैं कब से आवाज लगा रही थी, पर आप आंखें बंद करे कहीं खोई हुई थी। रितिका ये देखकर समझ जाती है कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। असल में आदित्य यहाँ आया ही नहीं था। वो कहती है, जी दी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, कुछ बोल रही थी आप? रोमा, हाँ, वो आदित्य भाई आपको बुला रहे हैं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना? रितिका कहती है, जी मैं आती हूँ। और वो खुद के सर पर एक चपत लगाकर नीचे बैग लेकर उतर जाती है। अनु उसे देखते ही कहती है, मम्मा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रितिका मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू प्रिंसेस। और वो उससे मिलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में वो और आदित्य उसके केबिन में काम कर रहे थे। तभी रितिका को एक पॉइंट में प्रॉब्लम आती है। वो कहती है, आदित्य जी, ये बीएफएक्स नहीं हो रहा है। आदित्य उठकर आता है और रितिका को बताने लगता है। वो उसके चेयर के पास झुका हुआ था और उसकी उंगली रितिका की उंगलियों से टच कर रही थी। रितिका उसे देखने लगती है। आदित्य का पूरा ध्यान उसे समझाने में था। वो कहता है, अब देखिए, हो गया ना? पर रितिका का ध्यान तो उसे देखने में था। वो उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहता है, रितिका जी। तो रितिका एकदम से हिलती है, जिससे आदित्य की उंगलियां उसकी आंख में लग जाती है।
रितिका के मुंह से आउश निकलता है। आदित्य कहता है, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था। और वो उसका हाथ हटाते हुए कहता है, देखने दीजिए मुझे। और वो उसकी आंख देखने लगता है। वो धीरे से उसकी आंख पर फूंक मारने लगता है। रितिका धीरे धीरे से अपनी आंख खोलते हुए कहती है, ठीक है आदित्य जी, ज़्यादा नहीं लगा है। फिर रितिका अपना फेस वॉश करके वापस काम करने लगती है। वो दोनों काम कर रहे थे कि तभी आदित्य कहता है, रितिका जी, आप आज मेले में जाना चाहोगी? वैसे आपने अमृतसर का मेला देखा नहीं होगा। रितिका, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं कैसा होता है। आदित्य, तो आज चलिए हमारे साथ। मैं, रोमा, जीत और अन्नू वैसे भी जाएंगे, तो आप भी चलिए और अपनी फ्रेंड को भी बोल दीजिए। रितिका कहती है, ओके, मैं बोल दूंगी। फिर दोनों काम करने लग जाते हैं। शाम को घर पहुंचकर रितिका और आदित्य सबको जाने का बता देते हैं। और हमारी अन्नू तो बहुत खुश थी। रितिका रूम में जाकर अन्नू से कहती है, चलो अन्नू, आपको रेडी कर देते हैं। फिर मुझे भी तो रेडी होना है ना। और वो अन्नू को रेडी करने लगती है। कुछ देर बाद वो लोग रेडी होकर नीचे आते हैं। अन्नू ने ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी थी। भाई रितिका ने ब्लू कुर्ती और वाइट जीन्स पहनी थी। वो लोग मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर रोमा और निशिका झूले पर बैठने की जिद करते हैं। तो आदित्य कहता है, एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं यहीं वेट कर लूंगा। रितिका, क्यों, आप नहीं चलेंगे? आदित्य, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, मुझे एक कॉल करना है। रितिका उसके पास आकर धीरे से कहती है, ये क्यों नहीं कहते कि आपको डर लगता है? मुझे ये बात अनु ने घर पर ही बता दी थी। आदित्य कहता है, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, चलिए मैं भी चलता हूँ। और वो भी सबके साथ आगे चलने लगता है। ये देखकर रितिका को हंसी आ जाती है और वो भी सबके साथ झूले पर बैठ जाती है। आदित्य ने कह तो दिया था, पर वो मन में कहता है, क्या जरूरत थी सेखी मारने की? अब जब ये झूला चलना शुरू होगा तो मेरी क्या हालत होगी। दरअसल आदित्य को झूले पर से हमेशा से ही डर लगता था। धीरे धीरे झूला चढ़ना स्टार्ट होता है। अन्नू, जीत, निशिका और रोमा के पास बैठी थी। आदित्य और रितिका एक साथ। रितिका तो मोबाइल पर फोटोज क्लिक कर रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो देखती है तो आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह देखकर रितिका कुछ पल आदित्य के हाथ को देखती है, फिर वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद जब झूला रुकता है तो आदित्य देखता है कि उसने रितिका का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। रितिका की स्किन बहुत गोरी थी, जिस वजह से उसके हाथ पर आदित्य की उंगलियों के निशान हो गए थे। वो हाथ हटाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब आपका हाथ पकड़ लिया था। एकदम लाल हो गया है आपका हाथ। रितिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई थी कि आपको डर लग रहा है। आप चलें, कुछ खा लें, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। आदित्य सिर्फ गर्दन हिला देता है। फिर वो लोग वहीं मेले में फास्ट फूड खाने लगते हैं। अन्नू खा रही थी, तभी रितिका कहती है, अन्नू, धीरे, बेटा गर्म है, आपका मुंह जलेगा। लाओ, मैं ठंडा करके खिलाती हूँ। और वो उसे फूंक देकर खिलाने लगती है। निशिका ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। वो मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसा दिख रहा है वो ना होकर कुछ और ही है। रिट्स का अनु की तरफ लगाव है, पर वो बहुत बढ़ने लगा है। और तो और, आजकल वो आदित्य जी की तरफ भी बहुत कंसर्न रखने लगी है। एक तरह से कहो तो अट्रैक्ट होने लगी है। मुझे उससे बात करनी होगी। उसके बाद सब मेले में चीजें देखने लगते हैं। रितिका अन्नू के साथ थी और निशिका और रोमा साथ में। अन्नू एक दुकान पर रुककर कहती है, मम्मा, चूड़ियाँ। और वो छोटे छोटे चूड़ियों के सेट देखने लगती है। भाई रितिका भी वहां रखी चूड़ियाँ देखने लगती है। तभी आदित्य आता है और कहता है, क्या देख रही है मेरी गुड़िया? अन्नू, पापा देखो ना, ये चूड़ियाँ कितनी प्यारी हैं, मैं ले लूँ प्लीज़? आदित्य उसे गोद में उठाते हुए कहता है, जो आपको पसंद हो आप ले लो। और वो उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाने लगता है। रितिका ये सब देख रही थी। वो कहती है, ओ गॉड, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे उनके प्यार को। अन्नू कहती है, पापा, आप मम्मा को भी चूड़ियाँ दिलाओ। आदित्य कहता है, हाँ रितिका जी, आप भी ले लीजिए ना। रितिका अपने लिए मल्टी कलर की चूड़ियाँ देखकर पहनने लगती है, पर उसके हाथ में वो जा नहीं रही थी। तभी दुकानदार कहता है, अरे पाजी, आपकी वोटी है, पहना दो चूड़ियाँ। रितिका कहती है, अरे नहीं नहीं भैया, मैं पहन लूँगी। तो दुकानदार हंसकर कहता है, अरे भाभी जी, ये आप ही के पति हैं, शर्म कैसी, क्यों भाई साहब? आदित्य चूड़ियाँ लेकर रितिका की तरफ बढ़ता है। रितिका उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। आदित्य धीरे धीरे उसके हाथ में चूड़ियाँ पहनाने लगता है।
भाई रितिका की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। आदित्य चूड़ियों के पैसे देकर कहता है चलें। रितिका सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद घर पहुंचकर सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन छुट्टी थी। सब घर पर ही थे। रितिका अपने रूम में बैठी बैठी कल रात के बारे में सोच रही थी। फिर वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर चूड़ियां देखने लगती है जो आदित्य ने उसे दिलाई थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है ये क्या हो गया है मुझे। जब भी वो आसपास होते हैं ऐसा लगता है सब रुक सा गया हो। और जब कभी भी उनका स्पर्श महसूस होता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल अभी ही बाहर आ जाएगा। आज तक इतने लड़कों से मिली हूँ, उनका टच भी महसूस किया है, पर इतना महफूज कभी महसूस नहीं हुआ। उनकी नज़र ऐसी है कि दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़ दे। ये कैसी फीलिंग है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर इवेंट वाली फ़ोटोज़ देखने लगती है। तभी उसके रूम में निशिका आती है, पर वो फ़ोटोज़ में इतनी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। जब उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो उसने अचानक रितिका के हाथ से मोबाइल ले लिया। यह देखकर रितिका का ध्यान टूटा। उसने सर उठाकर देखा तो निशिका उसे ही देख रही थी। निशिका, ये क्या है रिट्स? रितिका, फोटोज़ है। और क्या है? ये क्या सवाल है? निशिका कहती है रिट्स, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू फोटोज़ को नहीं, आदित्य जी को देख रही थी। मैं देख रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट नहीं हो रही उनकी तरफ। रितिका, निस, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। निशिका उसे अपनी तरफ घुमाकर कहती है यह बात तू मुझे देखकर बोल कि ऐसा कुछ नहीं है। रिट्स, तेरी आंखों में साफ दिख रहा है कि तू आदित्य जी को पसंद करने लगी है। रिट्स, तू जानती है ना कि उनकी लाइफ हमसे बहुत अलग है। वो एक बच्चे के पिता हैं। उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। अगर उन्हें पता चल भी गया तो तब भी वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। रितिका उसका हाथ हटाते हुए कहती है तू इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है। निशिका उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहती है आंखें बंद कर। रितिका, पर क्यों? और क्या हो गया है तुझे? निशिका, मैं जैसा कह रही हूँ कर। रितिका आंखें बंद करती है। निशिका कहती है अब तुझे किसका चेहरा दिख रहा है? रितिका आंखें बंद कर सोचने लगती है तो उसे अपनी और आदित्य के साथ पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सारे पल एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगते हैं। उसका उसे जंगल में बचाना, उसका डांस, उसे चूड़ियाँ पहनाना। रितिका एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है कुछ भी नहीं दिखा। मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। निशिका उठकर कहती है रिट्स, तू मुझे झूठ बोल सकती है पर खुद को नहीं। तू मान ना मान, तू आदित्य जी को पसंद करने लगी है। और वो उसके रूम से चली जाती है। रितिका वहीं बैठकर कहती है क्या निशी सच कह रही है? मैं आदित्य जी को पसंद करने लगी हूँ। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। फिर वो उठकर कहती है इसका जवाब मुझे एक ही जगह मिलेगा। और वो अपनी कार की कीज लेकर कहीं निकल जाती है। भाई रोमा अपने रूम में बैठी कल के बारे में सोच रही थी। उसके हाथ में एक ईयर रिंग्स का सेट था। वो याद कर रही थी कि जब जीत ने उसके लिए लिए थे और उसे देते वक्त कहा था रोमा जी अगर पसंद आए तो प्लीज़ पहनिएगा ज़रूर। रोमा उसे पहनती है और मिरर में देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है कितने सुंदर हैं ये। पर अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो ईयर रिंग्स निकालते हुए कहती है ये क्या कर रही हूँ मैं? अपनी असलियत भूल गई हूँ मैं। विधवा की ज़िंदगी में इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। और वो उन्हें ड्रॉर में रख देती है। भाई अरनिका जी अपने रूम में बैठी थीं। वो कहती हैं कि रितिका और इसकी दोस्त इस घर में डेरा जमाकर बैठ गई है। मेरा मकसद इन दोनों की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। तभी उनके फ़ोन पर शोभित फ्लैश होता है। वो उठाते हुए कहती हैं मेरे बच्चे कैसा है तू? शोभित, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और बाकी सब? अरनिका जी सब ठीक है। वैसे तू कब तक वापस आ रहा है? शोभित, जल्दी ही माँ। फिर वो कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख देता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।